जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के ऊपर कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स कितना इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तानी एसएमईज़ को और स्टार्टअप्स को ई कॉमर्स क्यों करना चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये देखने वाली बात है कि क्या पाकिस्तानी मार्केट इतनी मैच्योर है कि हमारे यहाँ एसएमईज़ और स्टार्टअप्स ऑनलाइन सेलिंग करें। कुछ नंबर्स आपसे शेयर करता चलूँगा। इस वक्त 20 करोड़ में से तकरीबन 10 करोड़ लोग इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हैं पाकिस्तान में। 10 करोड़ कनेक्टेड का मतलब है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 3G 4G या कोई ना कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है। इसके अलावा तकरीबन 5 करोड़ लोग, इन 10 में से 5 करोड़ लोग किसी न किसी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, यानी कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक या कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं और वो यूज़ कर रहे हैं उसको एक्टिवली। सो ये एक ब्रॉडर लार्जर पर्सपेक्टिव था, मगर इसके साथ साथ एक चैलेंजिंग जो फिगर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, यानी पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 1%, पूरी आबादी का 1%, जिसका मतलब ये है कि अभी हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ना ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है। इसके बावजूद 10 से 15% एवरेज है किसी भी ऑनलाइन स्टोर की पेमेंट्स का प्रोपोर्शन जो कि वो ऑनलाइन रिसीव करते हैं। सो ये कुछ हाई लेवल फिगर्स है जिससे आई थॉट स्टेटिस्टिक्स है जिससे आपको एक सेंस मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान में इंटरनेट इंपॉर्टेंट है और डिजिटल स्पेस ग्रो कर रही है और ई कॉमर्स करना चाहिए। अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सिंगापुर की टोटल आबादी 50 लाख लोग हैं, तो हम लोग 20 करोड़ की आवाम में से हमारे यहाँ 10 करोड़ कनेक्टेड हैं, तो हम इवन सिंगापुर से भी कोई 20 टाइम्स बड़े हैं इस सेंस में। सो ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि हमारे यहाँ ऑल्दो बास्केट साइज छोटा हो सकता है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू छोटी हो सकती है, मगर बहुत सारी जो लोग ऑनलाइन हैं उनको अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑनलाइन चीज़ें खरीदें और बेचें। इसलिए आप एज एन एसएमई आपको और एज अ स्टार्टअप अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या गुड्स को बना रहे हैं या आपकी सप्लाई चेन स्ट्रांग है तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें ऑनलाइन बेचना चाहिए। ऑनलाइन बेचने के कुछ और फ़वाइद भी हैं बड़े इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर होते हैं, यानी कि आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। आपको कोई वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड पार्टी नहीं करनी, आप डायरेक्टली अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्ट होते हैं। आपको अपने कस्टमर का डेटा डायरेक्ट मिल रहा है, यानी कि आप कस्टमर डेटा ओन करते हैं। आप उसको कल को क्रॉस सेल अपसेल करना चाहें तो आप दोबारा चीज़ें बेच सकते हैं, जबकि दुकान के अंदर कस्टमर आके आपको अपना डेटा नहीं प्रोवाइड करता, वो आपसे चीज़ लेकर चला जाता है। इस केस में कस्टमर का डेटा आपको सेव हो जाता है। इसी तरह एक और फ़ायदा ये है कि डिजिटल के आपको सारे एनालिटिक्स मिलते हैं। आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं, कितने लोग आए, कहाँ से आए, क्या किया उन्होंने, कितने लोगों ने ख़रीदा, उनका सेगमेंट क्या है, उनकी ऑडियंस की प्रोफाइल क्या है। आप उस सब चीज़ों को मेजर कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे अपनी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा उन तमाम छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को जो किसी न किसी तरह की कोई गुड्स या प्रोडक्ट बना रहे हैं कि वो ऑनलाइन जाएँ और ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स को बेचें। इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑनलाइन सेलिंग है और डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं जिसमें हम आगे जाके बात करते हैं। जी, तो अब हम देखते हैं कि ई कॉमर्स के डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं इसमें, और ई कॉमर्स होती क्या एग्जैक्टली। सो ई कॉमर्स सादे अल्फाज में कॉमर्स को डिजिटली करना है। कॉमर्स का मतलब ये है कि आप कुछ ना कोई चीज़ बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो जो तजारत का लफ्ज़ है आप उसको अब डिजिटली कर रहे हैं और इसलिए उसको आप ई तजारत भी कह सकते हैं, ई कॉमर्स भी कह सकते हैं। सो दैट इज़ ऑनलाइन सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें आप चीज़ें और वो भी बेच सकते हैं, गुड्स भी, और आप इसमें सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। हम आज फोकस करेंगे कि अगर आप अपनी गुड्स या प्रोडक्ट्स कोई आप बनाते हैं, आप एसएमई हैं, हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, आर्टिजन हैं, या आपकी छोटी मोटी कोई फैक्ट्री है वहाँ आप चीज़ें कस्टमाइज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ जो आपकी सप्लाई चेन के साथ अगर आप किसी तरह कनेक्टेड हैं तो उसको आप कैसे आपको बेहतर बेचना चाहिए। इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक मॉडल जो मशहूर है उसको कहा जाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसकी बेहतर बड़ी एग्जांपल alibaba.com है, जिसका मतलब है जहाँ मल्टीपल बायर्स भी हैं, मल्टीपल सेलर्स भी हैं, और आप यहाँ जब बेचते हैं तो यहाँ कंटेनर लोड्स यानी बड़ी क्वांटिटीज़ में, ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं। आप वहाँ एक या दो चीज़ें नहीं बेचते हैं, वहाँ आप पूरे का पूरा कंटेनर या आधे कंटेनर के सेल्स की बात कर रहे होते हैं। इसी तरह एक B2C मार्केट प्लेस की बात है,
B2C मार्केट प्लेस जो मॉडल है, इसके अंदर भी मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल सेलर्स होते हैं, मगर इसके अंदर आप एक छोटी छोटी चीज़ें या थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें बेचते हैं, या एक यूनिट या मल्टीपल यूनिट्स मगर थोड़ी क्वांटिटी में, मगर कंटेनर लोड नहीं। और यहाँ इंडिविजुअल बायर्स और सेलर्स होते हैं, जबकि B2B में बिजनेसेस एक दूसरे को बेचते और खरीदते हैं। सो B2C मार्केट प्लेस की पाकिस्तान में अच्छी एग्जांपल दराज है, फूड पांडा है। दराज पे आप चीज़ें बेच सकते हैं अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं। फूड पांडा पर अगर आप खाना बनाते हैं या होममेड कुक शेफ हैं, आप वो चीज़ें बेच सकते हैं। इसी तरह अगर आप ज़मीन.com देखें तो वहाँ आप प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सब मार्केट प्लेसेस हैं जो डिफरेंट के। पार्क व्हील्स है जहाँ आप गाड़ियों के पार्ट्स या गाड़ियों की चीज़ों की गाड़ियाँ बेच सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं B2C की कैटेगरी में। B2B में अभी पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है। हम जनरली पाकिस्तानी भी alibaba.com ही यूज़ करते हैं अगर उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा जो एक और पॉपुलर मॉडल है उसको हम कहते हैं DTC। मैं आपकी आसानी के लिए ज़रा इसको सिंप्लीफाइड रख रहा हूँ ताकि आपको बेसिक डिफरेंट मॉडल्स ही समझ आए। सो B2B मार्केट प्लेस हो गई, फिर B2C मार्केट प्लेस हो गई, और अब हम बात करें DTC, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स ये है कि आप मार्केट प्लेसेस के अलावा अपने नाम से डायरेक्टली अपनी business.com खुद बनाकर उसके ऊपर ई कॉमर्स करें ताकि आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट रहें। सो जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो बेस्ट ये है कि आप हाइब्रिड स्ट्रैटेजी रखें, मार्केट प्लेसेस पर भी बेचें और डायरेक्टली कंज्यूमर को भी बेचें। कुछ प्रोडक्ट्स के असॉर्टमेंट जो है वो आप मार्केट प्लेसेस पर रखें, मगर आपकी पूरी प्रोडक्ट रेंज आपकी अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल होनी चाहिए। कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर आएँ तो उनको आप एक्सपीरियंस कंट्रोल कर सकें। अपनी वेबसाइट के फ़ायदे ये हैं कि आप वहाँ एक्सपीरियंस कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे आएँ, कस्टमर्स क्या देखें, पहले पेज पर क्या नज़र आए, दूसरे पेज पर क्या नज़र आए, कंटेंट क्या लिखा हो, इमेजेस कैसे होंगे, कस्टमर जब रजिस्टर करना है या नहीं करना, उनको गेस्ट चेकआउट देना है नहीं देना, ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करनी है नहीं करनी है, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक्सपीरियंस में। और इसके ऊपर जो पॉलिसीज़ हैं वो भी आपकी अप्लाई होंगी। रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, कैंसिलेशन पॉलिसी क्या रखनी है, सारा कुछ डेटा की स्टोर करने की क्या पॉलिसी होगी। जबकि मार्केट प्लेसेस पर आपको उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज वो ज़ाहिर उन्होंने मल्टीपल सेलर्स के साथ काम करना है, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसीज़ बनाते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज्ड और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बना सकते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर में। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक B2B मॉडल है, एक B2C मार्केट प्लेस मॉडल है और एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, ये भी B2C की कैटेगरी में आता है। ये लार्जर बड़े बड़े मॉडल्स हैं। इसके अलावा कुछ और यूनिक मॉडल्स भी हैं। एक बिडिंग का मॉडल है जो कि इतना पाकिस्तान में नहीं है, जिस तरह eBay है जहाँ प्रोडक्ट्स लिस्ट करके बिडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट किस्म के मॉडल्स भी हैं जिन पे आज हम बात नहीं करेंगे, मगर DTC ई कॉमर्स में हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे कि आपको अपना ई कॉमर्स कैसे बनाना चाहिए, कैसे ऑनलाइन जाना चाहिए और उसको उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को बेचकर अपने ब्रांड को कैसे बिल्ड करना है, ताकि आप ना सिर्फ ऑनलाइन बेचें मगर आप ब्रांड भी बिल्ड करें। ये ना हो कि आप सिर्फ बॉक्स मूवर रह जाएं। कि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का एक और चैलेंज ये है कि वहाँ आप हमेशा सिर्फ प्राइस पर और तस्वीर पर कम्पीट कर रहे हैं। अगर आपकी प्राइस कम होती जा रही है और तस्वीरें अच्छी हो रही हैं, फोटोग्राफी बेहतर कर रहे हैं, तो आप जीतने के चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर मिल जाए। मगर अगर कंपीटिंग कोई और ब्रांड है और उसकी फोटोग्राफी अच्छी और प्राइस कम है, तो लोग अट्रैक्ट होंगे कि उधर जाएं। इसलिए आपको अपने ई कॉमर्स पे डायरेक्टली फोकस करना चाहिए ताकि कस्टमर आपको आपकी मांगी हुई प्राइस देने पर राजी हो और वो आपकी वेबसाइट पे जब आए तो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट्स पे फोकस कर सके। सो इसलिए हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स के ऊपर आज फोकस करेंगे। इससे पहले कि हम ज़रा आगे चलें और डेप्थ में जाएं ई कॉमर्स के, हम ज़रा देखें कि ग्लोबल क्या एवरेजेस हैं, ग्लोबल क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, हम पाकिस्तान में कहाँ उस कंपैरिजन में वेयर डू वी स्टैंड टुडे इन पाकिस्तान। सो दुनिया में अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की ई कॉमर्स हो रही है। इस 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर जो है ये पूरी रिटेल का 18% है। जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं पोस्ट कोविड, उसमें तकरीबन 18% जो है पूरी दुनिया में जो चीज़ें दुकानों में बिक रही हैं उसका 18% ऑनलाइन बेचा जाता है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये शरह तकरीबन 1 से 2% है मैक्सिमम। जो लेटेस्ट स्टेट बैंक के लास्ट 4 क्वार्टर से अगर आप डेटा कंपेयर करें तो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर की डोमेस्टिक ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर हुई है। ये स्टेट बैंक के डेटा को अगर एक्सट्रैपोलेट किया जाए तो ये पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन और चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एस्टिमेट किया है कि तकरीबन 4 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में डोमेस्टिक ई कॉमर्स पिछले 4 क्वार्टर्स के अंदर हुई है। उसकी ये तकरीबन 1 से 2% है। तो अगर हमारी सारी दुकानें सब कुछ ऑनलाइन ना भी बेचें, अभी भी हम ग्लोबल एवरेज 18% से पीछे हैं।
हमारी अभी कम से कम 15, 16, 17% एवरेज पे आगे जाना चाहिए हमें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको बेहतर देखें तो अगर चाइना को देखें तो वो तकरीबन 25 से 30% पर है इस वक्त। अमेरिका भी तकरीबन 30% के करीब आ गया। तो जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं वो 18% पर नहीं है, वो तकरीबन 30% पर है। हमारा टारगेट भी एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी यही होना चाहिए कि हमारा 25-30% हमारी रिटेल का भी ऑनलाइन बिकना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम ये चीज़ें ऑनलाइन यहाँ बेच सकें, पाकिस्तान के अंदर भी, और क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट भी ग्रो कर सकें। इसके लिए हमें कुछ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो देखने की ज़रूरत है, उसको मैं कहता हूँ द मैजिक मोमेंट ऑफ ई कॉमर्स। मैजिक मोमेंट ऑफ ई कॉमर्स ये है कि खाली वेबसाइट बना लेने से आपकी अच्छी ई कॉमर्स नहीं होगी। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आज ज़रूरी है समझना कि आपको किन 7-8 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है ताकि आपका मैजिक मोमेंट ऑफ ई कॉमर्स सक्सेसफुली हो सके। सो जब आपने टेक्नोलॉजी सेटअप कर ली, वेबसाइट बना ली, तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आने की ज़रूरत है, एक कंटेंट और एक फोटोग्राफी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाएं तो वो कौन सी 7-8 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें जब आप वेबसाइट अपनी सेटअप कर लें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहले टेक्नोलॉजी हो। सो टेक्नोलॉजी स्टैक ठीक होना ज़रूरी है, यानी कि वेबसाइट ऐसी हो कि जब एकदम ट्रैफिक आए तो वो उस ट्रैफिक को सस्टेन कर सके, वो ट्रैफिक मैनेज कर पाए। नंबर 2, वो वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। बेसिक सिक्योरिटी ज़रूरी है, यानी कि HTTPS होना वहाँ ज़रूरी है, और बेसिक आपकी एप्लीकेशन भी सिक्योर होनी ज़रूरी है। सो आपकी होस्टिंग, आपका सॉफ्टवेयर, आपका डोमेन, ये सब चीज़ें ठीक होना बहुत ज़रूरी है एक बेसिक टेक्नोलॉजी स्टैक के अंदर। याद रखें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ टेक्नोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मोबाइल फर्स्ट होना ज़रूरी है। 70 से 80% जो पाकिस्तान में इस वक्त ट्रैफिक है वो कम से कम मोबाइल से आती है। तो अगर आपकी मोबाइल फर्स्ट नहीं होगी वेबसाइट, यानी मोबाइल पर सही तरह नहीं खुलेगी, तो 70-80% जो आपके कस्टमर्स पोटेंशियली आपकी वेबसाइट पर आएंगे वो आप मिस कर सकते हैं। इसलिए मोबाइल फर्स्ट होना ज़रूरी है। उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इमेजेस के साइज़ बहुत बड़ा ना हो, रेजोल्यूशन ठीक हो मगर साइज़ छोटा हो, तो ये ऑप्टिमाइजेशन करनी भी ज़रूरी है। सो ये टेक स्टैक हो गया, आपका टेक्नोलॉजी का स्टैक हो गया। इसके साथ साथ आपका एक कंटेंट का स्टैक है। कंटेंट के स्टैक में आपको अपनी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपको अपनी तस्वीरें, फोटोग्राफी प्रोडक्ट की सही करनी है, डिफरेंट एंगल से करके दिखानी है। ये ना हो कि प्रोडक्ट रियलिटी में डिफरेंट लगे और ऑनलाइन तस्वीरों में फ़र्क लगे। तो कोशिश करें कि उनके रंग, उनकी शेप, उनकी सब चीज़ें, डायमेंशंस वगैरह सही तरह से प्रोपोर्शनेटली नज़र आ रही हो, सही बिल्कुल। जब आपने टेक स्टैक और कंटेंट का स्टैक ठीक कर लिया तो फिर आपका सोशल मीडिया का स्टैक आ जाता है, यानी कि आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह जो भी रेलिवेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सही तरह से सेटअप हुए हों, उन पे रेगुलर पोस्ट्स आ रही हों, उसके अंदर जो कम्युनिटी है वो सही तरह से मैनेज हो रही हो। जब आपने ये फंडामेंटल्स डिजिटल के सेट कर लिए तो फिर सप्लाई चेन के कुछ फंडामेंटल्स हैं। आपको देखना है कि मेरी प्रोडक्ट इन्वेंट्री में है जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, जो मैंने ऑनलाइन डाली है, अगर कुछ यूनिट्स हैं तो क्या और रेगुलर यूनिट्स आ रही हैं। ये ना हो कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग करें और पीछे पता चले कि आपका स्टॉक आउट हो गया। तो जो आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग सही तरह से प्रोपोर्शनेटली सही ऑडियंस को हो रही हो, उनको सही ऐड नजर आए, सही प्लेटफॉर्म पर टारगेट करें। अगर उसकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है तो फेसबुक पे ऐड चल रहे हो, और अगर फेसबुक पे है तो इंस्टाग्राम पे ऐड चल रहे हो, तो ये भी रिसर्च करनी है आपको। इस तरह गूगल पे भी ऐड चल सकते हैं, आपके ट्विटर पे भी चल सकते हैं। तो आपने ये देखना है कौन सा रेलिवेंट मीडियम है जहां आपको, चैनल है जहां आपको जाकर अपनी मार्केटिंग करनी है। सो टेक्नोलॉजी स्टैक किया ठीक, कंटेंट स्टैक किया ठीक, फिर आप सोशल मीडिया स्टैक किया आपने ठीक, फिर आप अपनी डिमांड जनरेशन के लिए पेड एड्स चलाए। यानी आप एड चलाएंगे तो ट्रैफिक आएगी तो वो कन्वर्ट होगी तो सेल्स होगी। यानी कि अगर आपने वेबसाइट बनाई और किसी को पता ना चला तो ये इसी तरह है जिस तरह जंगल में मोर नाचा और किसी ने ना देखा। तो वेबसाइट सही बनाने के बाद आपका सोशल मीडिया ऑर्गेनिक और सोशल मीडिया पेड दोनों की ऑप्टिमाइजेशन सही होनी ज़रूरी है। जब आपने ये सब कुछ कर लिया और सप्लाई चेन भी ठीक कर ली तो फिर अगली 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स, और जिसको हम फुलफिलमेंट भी कहते हैं। ये ना हो कि ग्रीन शर्ट का ऑर्डर आया और रेड शर्ट चली गई, स्मॉल शू का ऑर्डर आया और लार्ज शू चला गया। तो फुलफिलमेंट और सप्लाई चेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है जब आप ई कॉमर्स करें। आपने ये भी ठीक कर लिया तो फिर पेमेंट रिसीव करनी है। कैश ऑन डिलीवरी पे हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, ये ना हो कि वो डोर स्टेप पे रिटर्न कर दें।
इसलिए कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स इंटीग्रेट करें और जितनी भी ज़्यादा पेमेंट ऑप्शंस आप उनको ऑफर कर सकते हैं वो ऑफर करें। कुछ नए पेमेंट गेटवेज आए हैं पाकिस्तान में जो अकाउंट बेस्ड पेमेंट्स भी ले रहे हैं। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है कस्टमर के पास, तो वो अपने अकाउंट से रियल टाइम ट्रांसफर कर सकता है। तो आप वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं पेमेंट गेटवेज। ये पेमेंट गेटवेज, लॉजिस्टिक्स के पार्टनर्स, ये सब आपके प्री इंटीग्रेटेड आपके टेक्नोलॉजी स्टैक में होने चाहिए, ताकि जब भी कोई ऑर्डर आए तो वो पेमेंट्स भी लाइव रियल टाइम सेटल कर सके और वो लॉजिस्टिक्स में डिलीवरी भी प्रॉपर सारी रियल टाइम मैनेज कर सके। कोई कैंसिलेशंस हैं, कुछ हैं, वो सब वहीं से मैनेज हो रही हों। सो आपका सिस्टम टेक्नोलॉजी का ऐसा होना चाहिए कि आप एज अ स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप आपका टाइम वेस्ट ना हो डे टू डे ऑपरेशनल स्टफ में। जितना मैक्सिमम आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं करके अपनी मार्केटिंग पे और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट पे फोकस करें, ताकि आप डे टू डे ग्रो कर सकें। दैट शुड बी योर फोकस फ्रॉम द जो मैजिक मोमेंट ऑफ ई कॉमर्स है, मैं उसको कहता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे कि वो कौन से मेन KPIs हैं ई कॉमर्स के, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स के, जिनको ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है ताकि आप अपनी ग्रोथ ला सकें। अच्छा जी, जब हम अभी बात कर रहे थे कि आपने अपना जो मैजिक मोमेंट ऑफ ई कॉमर्स है, अगर आप उसमें देखें तो हमने आपके 7-8 मेन की एरियाज़ की बात की। टेक स्टैक, कंटेंट स्टैक, आपका सप्लाई चेन, आपकी पेड मार्केटिंग जिसको हम डिमांड जनरेशन भी कह सकते हैं, फिर आपके लॉजिस्टिक्स, पेमेंट्स, ये सब कुछ, फिर कैंसिलेशंस, रिटर्न्स हैं, ये सब आपका फुलफिलमेंट का पार्ट होता है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, इसकी पहले से प्लानिंग करना, इसकी कॉस्टिंग करना, इसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल को प्लान करना, ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है। मगर जब आप ऑनलाइन चले गए तो आपको 3-4 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस की सक्सेस को मेजर कर सकें। आपने कैसे मेजर करना है? सबसे इंपॉर्टेंट जो KPI है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है उसके अंदर, वो है GMV, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, यानी कि आपकी टोटल मंथली ग्रॉस सेल्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस महीने 50,000 हैं, अगले महीने लाख हैं, उसके अगले महीने 1.5 लाख हैं। ये टोटल आपकी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, आपकी मंथली सेल्स है। इस GMV में आप नेट GMV भी देखते हैं कि टोटल सेल्स ग्रॉस ये थी, इसमें से मैं इतना मेरा कैंसिलेशंस और रिटर्न्स निकाल के नेट GMV मेरा ये है। तो ये दोनों फिगर्स देखनी जरूरी है GMV के अंदर। तो सबसे पहले आपने अपनी मंथली सेल्स देखनी है। नंबर 2 जो आपने चीज़ देखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको हम कहते हैं CAC या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या CPA भी कहा जाता है, कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं, यानी कितने डॉलर या कितने रुपीस लगाकर मुझे एक नया कस्टमर मिल रहा है, यानी कितने की मैं एडवर्टाइजिंग करूं तो मुझे एक नया कस्टमर मिल जाए। सो इस टर्म को CAC यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन कहा जाता है। नंबर 3 जो देखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। कितने डॉलर या कितने रुपीस लगाए और मुझे कितने X रिटर्न सेल्स में मिला। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 100 रुपये लगाए और 1000 रुपये की सेल मिली, यानी कि मेरा ROAS 10x है, 10 टाइम्स है। 100 रुपये लगाए, 1000 रुपये की मुझे सेल मिल गई। सो रिटर्न ऑन एड स्पेंड इज योर थर्ड एंड आई वुड से प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट KPI। और चौथा जो KPI है उसको हम कहते हैं AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू या बास्केट साइज भी, कि आपका कार्ट साइज भी कहा जाता है कई जगहों पे, यानी कि टोटल एक ऑर्डर की टोटल वैल्यू क्या है, 2000 रुपये, 2500 रुपये, 5000 रुपये। सो AOV, ROAS, CAC और GMV, ये 4 मेन KPIs हैं जो हर ई कॉमर्स बिजनेस को एज एन SME और स्टार्टअप देखना ज़रूरी है। ये 4 आपने वीकली या मंथली बेसिस पे ट्रैक करने ज़रूरी हैं। इनके बगैर आपकी ई कॉमर्स बिजनेस की सक्सेस मेजर नहीं होगी। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरा बिजनेस डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। इन चारों चीज़ों को मेंटेन करना, सो आपने ROS को ग्रो करना है, आपने CAC को नीचे लाना है, आपने AOV को ग्रो करना है, GMV को ग्रो करना है। सिर्फ एक चीज़ नीचे आएगी, which is CAC, बाकी सब चीज़ों को ग्रो करना है। तो ये 4 मेन KPIs हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें। जो आप अपना ई कॉमर्स सेटअप करेंगे, इसको हम कहते हैं ये पॉइंट स्ट्रैटेजी, पेड, ओन्ड, अर्नड, मीडिया। पेड, ओन्ड, अर्नड, मीडिया। सो पॉइंट स्ट्रैटेजी में आपका अपनी वेबसाइट, अपना ई कॉमर्स जो आपने सेटअप किया वो ओन्ड में आएगा विद इन द 3 डिफरेंट मीडिया टाइप्स। पेड, ओन्ड, अर्न में ओन्ड के अंदर आपकी अपनी वेबसाइट आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ओन्ड मीडिया है। आपकी पेड और अर्नड मीडिया स्ट्रैटेजी आपकी ओन्ड की तरफ ट्रैफिक लानी चाहिए उसको। उसका काम है ओन्ड को स्ट्रेंथन करना।
आपकी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन एक्टिविटी या कोई भी एफर्ट शुड स्ट्रेंथन योर ओन्ड एसेट ऑनलाइन। जो आपका डिजिटल एसेट ऑनलाइन है, जो ओन्ड है, जो आपकी वेबसाइट है, बाकी सब सोशल मीडिया हैंडल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चेंज होते रहेंगे, बट ओन्ड एसेट विल रिमेन योर्स। आपकी मोबाइल ऐप है या वेबसाइट है, इसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। तो इसलिए आपको पोइम के अंदर ओन्ड पे फोकस करना, और बाकी जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, उन सबसे ट्रैफिक जनरेट करनी है कॉल टू एक्शन के थ्रू अपनी वेबसाइट पे, ताकि आप जो भी ट्रांजैक्शन करें अपनी वेबसाइट पे करें। अगर आप थर्ड पार्टी पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप डेटा के ओनर नहीं बनेंगे, डेटा का ओनर फर्स्ट पार्टी बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कस्टमर का डेटा मिले, आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर हों, तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ ट्रांजैक्शन लानी है। इसलिए पेड, अर्नड, जितनी भी आपकी मीडिया स्ट्रेटजी है वो ओन्ड को स्ट्रेंथन करेगी, तो आप ये कर पाएंगे। तो वो 4 KPIs को आपने ओन्ड एसेट के हिसाब से जरूर देखना है। इसके अलावा ऑफकोर्स हर प्लेटफॉर्म के अपने अपने KPIs हैं। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि कितनी ट्रैफिक है, कितनी इंगेजमेंट है, वगैरह वगैरह। इसी तरह आप सर्च में देखेंगे तो आप देखेंगे कितने क्लिक्स हैं, कितना CPM क्या है, वो अपने अपने KPIs हैं। बट जो आपकी अपनी वेबसाइट ओन्ड एसेट है, उसके जो मेन KPIs हैं वो मैंने आपको 4 बताए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। GMV, CAC, ROAS और AOV, ये चारों मेन KPIs हैं आपकी ई कॉमर्स की सक्सेस को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ई कॉमर्स की सक्सेस के लिए, वो आपका राइट पार्टनर्स की चॉइस है। ई कॉमर्स आप साइलो में या इंडिपेंडेंटली खाली नहीं कर सकते, आपको सही पार्टनर्स को चूज करना है। फॉर एग्जांपल, आप अपना बैंक तो बना के पेमेंट्स नहीं रिसीव कर सकते, इसलिए आपको पेमेंट गेटवे भी सिलेक्ट करना है। आप लॉजिस्टिक्स की अपनी कंपनी तो नहीं बना सकते, सारे पाकिस्तान में राइडर्स हायर करके डिलीवरी तो नहीं कर सकते, इसलिए आपको वो भी एक पार्टनर चाहिए। एक अब फुलफिलमेंट पार्टनर्स भी आ रहे हैं। हो सकता है कि आप प्रोडक्ट बनाते हो बट आपको इस वेयर हाउसिंग और शिपिंग की और वो प्रॉपर असॉर्टमेंट रखने की नहीं हो गुंजाइश, तो आप थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट पार्टनर्स भी कर सकते हैं। इसी तरह आपको सप्लाई चेन पार्टनर्स भी हो सकता चाहिए। हो सकता है आपकी अपनी फैक्ट्री ना हो, अपनी चीज़ें बनवानी हो, तो आपको थर्ड पार्टी वेंडर्स भी चाहिए जो आपके लिए चीज़ें बनाएंगे। इसके अलावा आपको मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी के पार्टनर्स भी चाहिए। तो आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि ये मैपिंग करना सही पार्टनर्स की बड़ी क्रिटिकल है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जहन में रखने वाली है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जनरली हर कोई कहेगा कि मैं हर चीज़ कर देता हूँ। आपने उसकी स्ट्रेंथ ढूंढनी, हर पार्टनर की स्ट्रेंथ है कोई, और आपने स्ट्रेंथ पे खेलना है। ये इसी तरह है कि एक MBBS डॉक्टर ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों का इलाज कर सके, वो आपको जनरल गाइडेंस दे सकता है, मगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और जो हार्ट का स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट होगा, वो ज़रूरी नहीं कि मैदे की या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इस तरह हड्डियों का डॉक्टर जो ऑर्थोपीडिक है, ज़रूरी नहीं ऑप्थोमोलॉजिस्ट यानी आंखों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो आपको सही स्पेशलिस्ट के पास जाना है, उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है और उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको पार्टनर करना है। तो इसी तरह आपकी अगर आप लॉजिस्टिक्स में देखेंगे तो बहुत सारे पार्टनर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, हर किसी की डिफरेंट स्ट्रेंथ है। कुछ नए लॉजिस्टिक्स सपोर्टर्स आ रहे हैं या फुलफिलमेंट पार्टनर्स आ रहे हैं जो पहले अब आपको एडवांस सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ योर सेल्स पहले ही एडवांस आपको दे देंगे, ताकि आपको वर्किंग कैपिटल क्रंच ना आए अगर आप COD पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हैं। तो आपको कुछ एवोल्यूशन भी देखनी है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं इस इकोसिस्टम में, उनके साथ काम करना ज़रूरी है, ताकि आप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को और कटिंग एज बिजनेस मॉडल्स को इवॉल्व कर सकें, समझ सकें और इंटीग्रेट करके अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट और एज बना सकें मार्केट में। इसी तरह आपने मार्केटिंग एजेंसी जब सेलेक्ट करनी है तो आपने देखना है कि ज़रूर आप, और बाय द वे ये सारा कुछ आप खुद कर सकते हैं और इसी ऑनलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल होंगी, मगर कोशिश करनी है कि आपने पार्टनर करना है और अपना वक्त सेव करना है। आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्मॉल बिजनेस, एज अ स्टार्टअप। उस कीमती वक्त को आपने प्रोडक्ट बनाने में लगाना है। आपकी कोर बिजनेस इज द प्रोडक्ट। आपका कोर बिजनेस लॉजिस्टिक्स, पेमेंट्स, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग नहीं है। आपका कोर बिजनेस वो प्रोडक्ट है, उसकी असॉर्टमेंट, उसकी पैकेजिंग, उसकी कम्युनिकेशन, वो उसकी रिसर्च, उसकी बंडल्स बनाना, ये सब आपके काम है। उसकी प्राइसिंग करना, उसको मार्केट से कंपेयर करना, वो आपका कोर बिजनेस है, उस पर फोकस कीजिएगा टाइम। बाकी सब चीज़ों के लिए पार्टनर करें। तो लॉजिस्टिक्स में मैंने आपको बताया कि आपको नए पार्टनर्स ढूंढने की जरूरत है जो आपको एडवांस पे भी दे सकते हैं। कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनकी कुछ और स्ट्रेंथ हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा छोटे शहरों में जाती हैं तो शायद आपको ऐसे पार्टनर से काम करना पड़े जिनकी आउटरीच ज़्यादा है। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो सिर्फ बड़ी KLI, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या बड़ी सिटीज़ में सिर्फ डिलीवरी चाहिए, बट आपको वर्किंग कैपिटल जल्दी चाहिए वापस। तो हेंस यू नीड टू फाइंड ए डिफरेंट टाइप ऑफ अ पार्टनर। आप हाइब्रिड भी काम कर सकते हैं।
मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो गूगल सर्टिफाइड हो, फेसबुक सर्टिफाइड हो, ना सिर्फ थियोरेटिकली सर्टिफाइड हो बल्कि प्रैक्टिकली उसके पास इतना पोर्टफोलियो भी हो और वो इतना एक्सपीरियंस भी हो कि वो आपकी कैंपेन्स को सही तरह मैनेज कर सकें, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक ना करवा दें, वो आपको सही गाइडेंस दे सकें और आपको पेशेंटली उनके साथ चलना चाहिए ताकि आप देख सकें कि ओवरऑल ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके अकाउंट में क्या ग्रोथ आ रही है, कितनी आपकी पेड एडवर्टाइजिंग, आपकी ऑर्गेनिक सोशल मीडिया वगैरह कैसे सही तरह से मैनेज हो रहा है। तो सही मार्केटिंग पार्टनर की चॉइस भी इंपॉर्टेंट है डिजिटल मीडिया पार्टनर की। सो यहाँ ब्रेमर्स में एग्जैक्टली हम यही काम करते हैं कि हम अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ब्रांडिंग के दोनों कस्टमर्स को अलग अलग मैनेज करते हैं और हम उनकी दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस को देखते हैं। तो आपने जब मार्केटिंग करनी है तो ब्रांडिंग भी करनी है और परफॉर्मेंस भी करनी है। ब्रांडिंग इसलिए ज़रूरी है, ब्रांड बिल्ड होगा, ब्रांड एक्विटी बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी, यानी कि आपकी सेल्स की जो डायरेक्ट मार्केटिंग है वो ज़्यादा बेहतर ग्रो कर सकेगी। इसके अलावा आपको टेक्नोलॉजी पार्टनर को भी देखना है कि वो ऐसा पार्टनर हो कि आपको ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी या फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे ना ले जाए बल्कि आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस दे सके। फिशरी में हम इस वक्त यही प्लेटफॉर्म हमने खास तौर पे कटिंग एज बनाया जिसमें हमने, जिस मैंने पहले बात की थी कि टेक स्टैक में सब कुछ प्री इंटीग्रेट कर दिया है। आपकी लॉजिस्टिक्स, पेमेंट्स, आपके एसएमएस अलर्ट्स, आपके पॉइंट ऑफ सेल इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, आपकी कॉल सेंटर के सॉफ्टवेयर, हमने सब कुछ प्री इंटीग्रेट करके टेक स्टैक लोकल मार्केट के हिसाब से पाकिस्तानी एस्पेक्ट से हमने रेडी कर दिया। आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें यानी कि कंटेंट स्टैक डालना है और आप रेडी टू गो लाइव हैं। तो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी स्टैक इज रेडी। तो वो फिशरी में हमने आपके लिए कर दिए। तो आप fishery.com पे जाके अपना फ्री साइन अप करके यू कैन एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग फिशरी प्लेटफॉर्म और उस पर आप अपनी प्रोडक्ट्स डाल के अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं फॉर एन ऑनलाइन डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स में। मार्केटिंग स्टैक आपको मैंने बताया कि आपको कैसे चूज करना है, अपना मार्केटिंग का बजट स्मार्टली एलोकेट करना है और मार्केटिंग का बजट आपने इस तरह एलोकेट करना है कि आपने देखना है कि आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना एक्सपेक्टेड है, उस कैटेगरी के हिसाब से उसके हिसाब से प्लानिंग करें। तो वो प्लानिंग करना ज़रूरी है सोशल मीडिया और मार्केटिंग की। फिर आपने अपने इन्वेंट्री के पार्टनर्स भी देखने हैं, इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर भी हैं, अकाउंटिंग के डिफरेंट छोटे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, जैसे कैंडला या ल्यूमन सॉफ्टवेयर, कैंडला सॉफ्टवेयर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उनका एक निम्बस है जो कि ऑनलाइन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वेयर हाउसिंग और उन सब के अंदर भी अपनी स्टॉकिंग और उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। फिर आपको एक बेसिक CRM भी चाहिए होगा ताकि आप अपने कस्टमर्स का डेटाबेस भी मैनेज कर सकें। सो हमने बेसिक CRM और ऑर्डर मैनेजमेंट आपका फिशरी के अंदर बिल्ड कर दिया ताकि आपको बेसिक कोई मसला ना, वहीं से आप ईमेल न्यूज़लेटर भी निकाल सकते हैं। तो ये सब आपको ये बताने का मकसद ये था कि चॉइस ऑफ द राइट पार्टनर फॉर सक्सेसफुल ई कॉमर्स इज क्रिटिकल। ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो मगर टेक्नोलॉजी स्टैक फेल कर जाए, आपने अच्छी मार्केटिंग की मगर वेबसाइट क्रैश कर गई तो काम जीरो हो जाएगा। आपने मार्केटिंग अच्छी कर ली, वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ गई मगर आपका पेमेंट का पार्टनर अच्छा नहीं था तो आप पेमेंट नहीं रिसीव कर पाएंगे। अगर आपका लॉजिस्टिक्स या फुलफिलमेंट की टीम या पार्टनर अच्छा नहीं है तो अगेन गलत चीज़ जाएगी, रिटर्न्स और कैंसिलेशंस बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर आपका कंटेंट और फोटोग्राफी का स्टैक अच्छा नहीं तो लोग आएंगे वेबसाइट पे बट परचेज या सेल नहीं होगी बिकॉज उनको आपकी तस्वीरें और आपकी प्राइसिंग उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए आपको पूरे जो मैजिक मोमेंट ऑफ ई कॉमर्स के 7-8 चीज़ें उन सब पे ध्यान रखना है और उनके सही पार्टनर्स को चूज़ करना ज़रूरी है। और सो इसलिए आपकी सक्सेसफुल ई कॉमर्स करना खाली वेबसाइट बनाना नहीं है बल्कि इस पूरे स्टैक को, ई कॉमर्स स्टैक को ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अपनी सक्सेस को मेजर करने के लिए वही 4 KPIs पे फोकस करना ज़रूरी है जो मैंने आपको पहले बताया, GMV, ROAS, CAC एंड AOV। उनको मद्देनजर रखें, हर वक्त फोकस में रखें और बाकी सब चीज़ें उसके हिसाब से रीअलाइन करते रहें, ट्वीकिंग करते रहें। जितनी एक्सपेरिमेंटेशन और आइटरेशंस करेंगे उतना सक्सेसफुल आपका ई कॉमर्स का ब्रांड बनेगा लोकल मार्केट में पाकिस्तान में और फिर आप उसको ग्रो कर सकेंगे क्रॉस बॉर्डर इनटू एक्सपोर्ट्स एज वेल। थैंक यू सो मच।